नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के फरवरी मंथ के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चन को ऐड किया है सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। और दोस्तों सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला हमारा क्वेश्चन है, HPCL भारत की 11 महारत्न कंपनियों में से एक है, तो हाल ही में HPCL के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं। दोस्तों HPCL के जो न्यू चेयरमैन हैं वो पुष्प कुमार जोशी बन गए हैं। तो इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन से जुड़े हम सारे इंपॉर्टेंट फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों HPCL जो है ये भारत की 11 महारत्न कंपनियों में से एक है, ठीक है। और इसके जो नए चेयरमैन एंड MD हैं वो पुष्प कुमार जोशी बने हैं। और दोस्तों पुष्प कुमार जोशी ने मुकेश कुमार सुराना का स्थान लिया है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर बात हुई है HPCL की, तो HPCL का फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके नए चेयरमैन और MD जो हैं ये पुष्प कुमार जोशी बन गए हैं, ठीक है। दोस्तों आपको पता रहना चाहिए कि भारत में वर्तमान में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है, तो 11 है, ठीक है। और यहाँ से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है आपके एग्जाम में कि हाल ही में जो 11वीं महारत्न कंपनी है वो कौन सी बनी। दोस्तों 11वीं महारत्न कंपनी जो है ये PFC बनी है, ठीक है। PFC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। और ये 11वीं महारत्न कंपनी कब बनी, तो अक्टूबर 2021 को ये 11वीं महारत्न कंपनी बनी। और PFC के जो चेयरमैन हैं वो रविंद्र सिंह ढिल्लों बने हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन ही बन सकता है कि 11वीं महारत्न कंपनी जो है ये PFC बनी है, तो PFC के चेयरमैन कौन बनाए गए हैं, तो रविंद्र सिंह ढिल्लों बनाए गए हैं। ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। हो सकता है इन फैक्टों में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाए, ठीक है। तो सभी को आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो दोस्तों कर्मचारी चयन आयोग यानी कि SSC और इसके जो नए चेयरमैन हैं ये S किशोर बन गए हैं। D ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके भी फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों S किशोर जो हैं ये SSC के नए चेयरमैन बने हैं और इन्होंने ब्रजराज शर्मा का स्थान लिया है, ठीक है। और दोस्तों SSC की बात हुई है तो SSC का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, हिंदी में कर्मचारी चयन आयोग हम इसको कहते हैं। इसकी स्थापना 1975 में की गई थी और इसके जो नए चेयरमैन हैं ये S किशोर बन गए हैं। आगे बढ़ेंगे और नंबर थर्ड हमारा क्वेश्चन है, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। दोस्तों भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र जो है ये स्थापित किया जाएगा मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। कहाँ पर, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में इसको स्थापित किया जाएगा। इसके बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र जो है ये मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थापित किया जाएगा। ये संयंत्र हर दिन 30 टन बायोमास फीड स्टॉक से 1 टन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा, ठीक है। इस संयंत्र को 24 करोड़ रुपए के निवेश के साथ वाटोमी एनर्जी लिमिटेड और विजल ग्रीन एनर्जी के द्वारा संयुक्त रूप से बनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में इसको बनाया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल है। यहाँ के CM कौन है, तो शिवराज सिंह चौहान है। यहाँ के गवर्नर कौन है, तो मंगूभाई छगनभाई पटेल जो हैं ये मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट को किसने शुरू किया। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन एक इस प्रकार से बन सकता है कि ऑपरेशन आहट किस लिए शुरू किया गया, तो मानव तस्करी को रोकने के लिए शुरू किया गया। और ये ऑपरेशन किसने शुरू किया है, तो रेलवे सुरक्षा बल ने इसको शुरू किया है, यानी कि RPF ने इसको शुरू किया है। V ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों जितने भी क्वेश्चन मैं इस लेक्चर में करवा रहा हूं सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं और आप क्वेश्चन का लेवल देख के खुद समझ पा रहे होंगे, क्योंकि एक बेरोजगार जो है एक अच्छा विशेषज्ञ हो जाता है पढ़ते पढ़ते, ठीक है। तो वो अपने आप पे उन क्वेश्चन को देख के ही अनुमान लगा सकता है कि वो क्वेश्चन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवात वत्सिराई ने किस देश को प्रभावित किया। दोस्तों कोई भी तूफान हो, कोई भी ज्वालामुखी हो, कोई भी चक्रवात हो, वहां से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो अभी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो चक्रवात वत्सिराई है इसने किस देश को प्रभावित किया, तो इसने प्रभावित किया है मेडागास्कर देश को।
ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा। दोस्तों क्वेश्चन है कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर बनेगा। दोस्तों दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो है ये अपने देश भारत में बनेगा। ओके, और ये भारत के जयपुर में बनाया जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बारे में हम इंपॉर्टेंट फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों हाल ही में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने जयपुर में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है। ठीक है, आधारशिला किसने रखी है, तो राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और बीसीसीआई के चेयरमैन सौरभ गांगुली ने इसकी आधारशिला रखी है। और जयपुर का जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है ये भारत का दूसरा, ठीक है, भारत का दूसरा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा। हम दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम को देख लेते हैं। तो जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है ये अहमदाबाद में स्थित है। ठीक है, ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। इसमें दर्शकों की क्षमता कितनी है, तो 1,32,000 दर्शक इसमें एक साथ क्रिकेट का आनंद ले सकते हैं। नंबर सेकंड पे कौन सा आता है, मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम, ये ऑस्ट्रेलिया का है और इसकी क्षमता कितनी है दर्शकों की, तो 1,22,000 दर्शक इसमें बैठकर क्रिकेट का आनंद ले सकते हैं। और जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है वो बन रहा है जयपुर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। याद रखेंगे इसको आप। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, दवा निर्मित कंपनी फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। दोस्तों फाइजर इंडिया यह एक दवा निर्माता कंपनी है और इसके जो न्यू चेयरमैन हैं वो प्रदीप शाह बने हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, प्रदीप शाह है, ये विश्व बैंक के पूर्व सलाहकार हैं। ठीक है, और इनको फाइजर इंडिया का नया चेयरमैन बनाया गया है। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, तो इन्होंने आरएस शाह का स्थान लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसके बारे में भी हम सभी इंपॉर्टेंट फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन 24 जनवरी को मनाया जाता है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है कि 2022 में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की थीम यानी कि मुख्य विषय क्या था, तो चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन इसकी थीम थी। और दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 दिसंबर 2018 को प्रति वर्ष 24 जनवरी को इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई 3 दिसंबर 2018 को। ठीक है, और ये पहली बार, ठीक है, ये पहली बार कब मनाया गया, तो 24 जनवरी 2019 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। ठीक है, यहाँ से एक और फैक्ट आपको याद रखना है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है ये कब मनाया जाता है, तो ये 11 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर को और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। दोनों अलग अलग हैं और दोनों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी हैं, तो दोनों में आप अंतर भी याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में सुभाष भौमिक का निधन हो गया है, यह कौन थे। दोस्तों सुभाष भौमिक जो हैं ये प्रसिद्ध फुटबॉलर थे। ठीक है, और जनवरी 2022 में इनका निधन हो गया है। ये प्रसिद्ध फुटबॉलर और प्रसिद्ध कोच थे। ठीक है, और कोलकाता में इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने किस गांव को केंद्र शासित प्रदेश का पहला दूध गांव घोषित किया है। दोस्तों जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव किसको घोषित किया है, तो जेरी गांव को घोषित किया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों ये जो जेरी गांव है ये कहाँ पर स्थित है, तो जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में। ठीक है, जिले का नाम पूछा जाए तो जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में ये स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न 9वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है। दोस्तों राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 और इस साल इसका कौन सा वर्जन रहा, तो 9वां वर्जन रहा। ठीक है, और इसका खिताब जीत लिया है लद्दाख ने। किसने जीत लिया, लद्दाख ने जीत लिया। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस चैंपियनशिप के बारे में हम सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं। तो देखो दोस्तों हाल ही में
15 से 20 जनवरी 2022 के मध्य में 9वीं अंतर्राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन जो है ये हिमाचल प्रदेश में किया गया। आयोजन कहाँ पर किया गया? हिमाचल प्रदेश में। और दोस्तों इस प्रतियोगिता का खिताब जीता है लद्दाख ने, चंडीगढ़ रहा है दूसरे स्थान पर और दिल्ली जो है तीसरे स्थान पर रहा। ठीक है। और दोस्तों कर्मा येसु खांडो जो है इस प्रतियोगिता की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुनी गई है। ठीक है, तो कर्मा येसु खांडो, इनका नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री के साथ में मिलकर संयुक्त रूप से उस देश में सामाजिक आवास इकाई परियोजना का उद्घाटन किया? अभी अपने देश में पीएम आवास योजना तो कंटिन्यू चल ही रही है। ठीक है, इसी प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ में, ठीक है, मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन है? तो उनका नाम है प्रविंद कुमार जगन्नाथ। ठीक है, क्या नाम है? प्रविंद कुमार जगन्नाथ उनका नाम है। और इनके साथ में मिलकर संयुक्त रूप से मॉरिशस देश के अंदर सामाजिक आवास इकाई परियोजना का उद्घाटन किया है अपने देश के पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश द्वारा कन्वर्जन थेरेपी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? दोस्तों कन्वर्जन थेरेपी, इस पर प्रतिबंध लगाया है कनाडा देश ने। ठीक है, वी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम समझ लेते हैं कन्वर्जन थेरेपी क्या है। तो देखो दोस्तों, यह एक ऐसे इलाज या फिर मनोविज्ञान इलाज को कहते हैं जिसका मकसद जबरन किसी व्यक्ति के सेक्सुअल ओरिएंटेशन और लैंगिक पहचान को दबाना होता है। इसमें कई खतरनाक उपाय शामिल हो सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक शॉक देना, किसी को भूखे रखना, शारीरिक और मानसिक हिंसा आदि इसमें शामिल हो सकते हैं। और दोस्तों जनवरी 2022 को कनाडा देश ने कन्वर्जन थेरेपी पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, कनाडा में अब यदि कोई भी व्यक्ति किसी की सहमति या उसके बिना उस पर कन्वर्जन थेरेपी का इस्तेमाल करता है तो उसे अधिकतम 5 साल की सजा हो सकती है। ठीक है, तो याद रखना कन्वर्जन थेरेपी पर प्रतिबंध हाल ही में किस देश ने लगाया है? कनाडा देश ने लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का हाल ही में निधन हो गया है, इनका नाम क्या था? तो देखो दोस्तों, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का हाल ही में निधन हुआ है, इनका नाम था सैटर्निनो डी ला फुएंटे। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये फोटो आप देख पा रहे होंगे। चलिए इनसे जुड़े हम इंपॉर्टेंट फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों हाल फिलहाल जनवरी 2022 को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में नामित स्पेन के सैटर्निनो डी ला फुएंटे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। इनकी एज कितनी थी? तो 112 वर्ष 211 दिन इनकी एज थी और सितंबर 2021 को इनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया था सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? तो फरवरी 1909 में इनका जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने चिंतामणि पदम नाटकम पर प्रतिबंध लगा दिया है? दोस्तों चिंतामणि पदम नाटकम, इस पर प्रतिबंध लगा दिया है आंध्र प्रदेश सरकार ने। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों लगा दिया देख लेते हैं हम। दोस्तों हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने लोकप्रिय तेलुगु नाटक, ठीक है, ये तेलुगु नाटक था चिंतामणि पदम नाटकम, ठीक है, और इसके मंचन पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं आंध्र प्रदेश ने। दोस्तों ये नाटक आज से लगभग 100 वर्ष पूर्व समाज सुधारक, लेखक और कवि कल्लाकुरी नारायण राव द्वारा लिखित है। ठीक है, किसके द्वारा ये लिखित थे? तो प्रसिद्ध समाज सुधारक थे, लेखक थे और कवि थे, उनका नाम था कल्लाकुरी नारायण राव। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? तो देह व्यापार के कारण परिवारों पर पड़ने वाले प्रभावों तथा देवदासी प्रणाली के बारे में जागरूकता का प्रसार करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और दोस्तों नाटक के मंचन पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विशेष समुदाय के सदस्य के द्वारा कुछ संवादों और एक चरित्र के चित्रण पर आपत्ति जताई गई थी और इसी आपत्ति के चलते आंध्र प्रदेश सरकार ने इस नाटक को बैन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर 11वीं सदी के संत और समाज सुधारक रामानुजाचार्य की 216 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में 11वीं सदी के संत और समाज सुधारक रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। कहां पर? हैदराबाद में। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। कुछ फैक्ट हम देख लेते हैं। तो 5 फरवरी 2022 को पीएम नरेंद्र मोदी जी ने हैदराबाद में 11वीं सदी के संत और समाज सुधारक रामानुजाचार्य की प्रतिमा जो कि 216 फीट की है, इसका अनावरण किया
और दोस्तों ये जो प्रतिमा है इसको समानता की प्रतिमूर्ति या फिर स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखना, समानता की प्रतिमूर्ति या फिर स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी के नाम से इसको जाना जाता है। और हाल ही में मोदी जी ने इसका अनावरण किया है हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सरकार ने कृत्रिम चंद्रमा अनुसंधान सुविधा केंद्र का निर्माण किया है? दोस्तों हाल ही में चाइना ने, ठीक है, हाल ही में चाइना देश ने कृत्रिम चंद्रमा अनुसंधान सुविधा केंद्र का निर्माण किया है। दोस्तों इसके बारे में हम इम्पोर्टेंट फैक्टों को देख लेते हैं। तो दोस्तों हाल ही में चाइना के द्वारा जियांगसू प्रांत में, चाइना के जियांगसू प्रांत में कृत्रिम चंद्रमा अनुसंधान सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया गया। और दोस्तों चाइना द्वारा इस प्रकार के अनुसंधान केंद्र बनाने का उद्देश्य क्या है? तो चंद्रमा के समान कम गुरुत्वाकर्षण वाले वातावरण में उपकरणों और टेक्नोलॉजी का परीक्षण करने तथा अपने प्रयोगों के द्वारा चंद्रमा की सतह पर सफल होने की संभावना जांचने के लिए ये योजना बनाई गई है। ठीक है, और दोस्तों इस अनुसंधान केंद्र से चंद्रमा पर मानव के बसने की संभावना का निर्धारण करने में भी मदद मिलने की उम्मीद है चाइना को। ठीक है, तो चाइना जो है इस प्रकार की जो है ये खोजें करता रहता है, कृत्रिम चीज़ें बनाता रहता है। जैसे अभी हाल फिलहाल चाइना ने कृत्रिम सूर्य भी बनाया था। ठीक है, और इसने अभी हाल ही में कृत्रिम चंद्रमा अनुसंधान सुविधा केंद्र का निर्माण भी कर लिया है। ठीक है, किसने कर लिया है? तो चाइना देश ने इसका निर्माण कर लिया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, चैलेंजिंग क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ये क्वेश्चन हम अपने प्रीवियस वीडियो से पूछते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां देश कौन सा बन गया है? आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यदि आप चाहें तो इस क्वेश्चन के बारे में, ISA के बारे में डिटेल भी लिख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। जो न्यू स्टूडेंट हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि जब भी मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। और दोस्तों इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी या फिर नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर अभी आपको स्क्रीन के ऊपर 3 वेरी यूजफुल वीडियो दिख रहे होंगे। इन वीडियोस को ज़रूर देख लें। थैंक यू दोस्तों, राम राम, दुआ सलाम। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।